हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विविध के अंतर्गत कोर इन्फ्लेशन को। इसको हम लोगों ने शार्ट में थोड़ा सा देख लिया था, आज डिटेल में देखेंगे। तो कोर इन्फ्लेशन इसकी अवधारणा आई 1981 में एक्सटेन के द्वारा की गई। इसकी अवधारणा को लाया गया एक्सटेन, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कोर इन्फ्लेशन को बताने के लिए दो प्रकार की अवधारणाओं की बात की, जिसमें से एक है स्थायी मुद्रास्फीति की का प्रमुख स्तर, और दूसरा है अस्थायी मुद्रास्फीति। स्थायी मुद्रास्फीति का मतलब है जब मुद्रास्फीति जनसंख्या वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि स्थायी कारणों के फलस्वरूप मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़े। कहने का मतलब ये है कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो मांग जनरेट होगा ही होगा। जब मांग बढ़ेगी तो कीमत में वृद्धि होना निश्चित है। औद्योगिकीकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी जो है मांग में वृद्धि होती है, और नगरीकरण के कारण भी मांग में वृद्धि होगी, जिसके कारण से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो ऐसी मुद्रास्फीति को स्थायी मुद्रास्फीति कहेंगे। अस्थायी मुद्रास्फीति को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने ये कहा कि जैसे मानसून का निष्पादन अच्छा ना हो, यानी कि मानसून अच्छा ना हो, मानसून के कारण कोई चीज़ जैसे उत्पादन कार्य में यदि बाधा पहुंच रही हो, प्राकृतिक आपदा आने से, या किसी प्रकार के अस्थायी कारणों से यदि उत्पादन में कमी हुई तो डिमांड बराबर सप्लाई होता है। आप लोग जानते हैं, ये 100 होना चाहिए तो ये भी 100 होना चाहिए, सप्लाई भी 100 होना चाहिए। लेकिन यदि किन्हीं अस्थायी कारणों से यदि ये ज्यों का त्यों बना हुआ है, डिमांड जैसे कि तैसे, ये तो 100 की 100 ही है, लेकिन यदि सप्लाई घट के यदि 50 हो गई तो सप्लाई में जब कमी हो जाती है, सप्लाई में यदि कमी हुई और डिमांड बढ़ रहा है, तो यहाँ भी मुद्रास्फीति की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो ये दो प्रकार से इन्होंने कोर इन्फ्लेशन को जो है एक्सप्लेन किया। सरकार एवं आरबीआई की नीतियां इसको नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं, स्थायी मुद्रास्फीति को। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जो याद करने वाली बात है यहाँ पे, कि आरबीआई गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को कोर स्फीति के रूप में लेता है। गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं का मतलब ये होता है कि जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं, उसके बाद जितने भी अवशेष बच जाते हैं, उनको कोर इन्फ्लेशन के रूप में जोड़ लिया जाता है। और आप जानते हैं कि कोर इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों को, डीजल पेट्रोल की कीमत हो गया, खाद्य पदार्थों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये रहा कोर इन्फ्लेशन। पिछले 2-3 वीडियो पीछे हम लोगों ने कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात की थी, तो ये इसका डिटेल रहा। इस पर हमने एक आध क्वेश्चन भी दिया था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे।